2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था जिसे पेश कर दिया निर्मला सीतारमण ने। आकलन भी हो रहा है और चर्चा भी हो रही है कि क्या खोया, क्या पाया, किसको क्या मिला, कहां कर रही है सरकार चूक और किसे मिली है छूट। बजट के भाषण को तोला जा रहा है, आंकड़ों को परखा जा रहा है। उससे पहले ही सरकार ने कह दिया कि ये अमृतकाल का बजट है, लिहाजा बजट को स्वीकार कीजिए और अमर हो जाइए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बजट को लेकर कह दिया कि किस काम का बजट है। ना महंगाई पर बात हुई है और ना ही रोजगार पर बात हुई है। ना महंगाई कम करने को लेकर सुझाव हैं और ना ही बेरोजगारी दूर करने के तरीकों को सुझाया गया है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखा गया है। शिक्षा का बजट 2.64% से घटाकर 2.5 कर दिया गया है, तो वहीं स्वास्थ्य का बजट भी घटा दिया गया है, 2.2 से घटाकर 1.98 कर दिया गया है। इस अमृतकाल के बजट में खेत खलियान की बात करने वाली मोदी सरकार के अमृत बजट से किसान भी मायूस नजर आए हैं। बजट में किसानों की आय पर बात नहीं हुई है। आय दुगनी करने का वादा धरा का धरा रह गया है। किसान नेता राकेश टिकैत लिखते हैं कि कृषि बजट में राहत की उम्मीद धरी की धरी रह गई। न तो कृषि कार्ड पर छूट मिली और ना ही एमएसपी पर सरकार ने बात की है। ना ही कृषि उत्पादों पर, ना खाद पर और ना ही उपकरणों पर छूट मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बजट से खासे मायूस नजर आ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2014 के बाद से मोदी सरकार के वादों को अब तक याद दिला रहे हैं और बजट पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। वह इस बजट को बिहार के लिए ठगने वाला बता रहे हैं और 2014 से लेकर अब तक के मोदी सरकार के वादों को एक एक करके अपने ट्वीट में सजा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गौरव बल्लभ, जो फाइनेंस पर बोलते हैं और तीखा बोलते हैं। उन्होंने एक लाइन में इस बजट को लिखते हुए कहा कि हीरा सस्ता हो गया है लेकिन आटा महंगा है। यही इस बजट का खुलासा बताया उन्होंने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस बजट से निराश हैं और नाराज हैं। लिखते हैं, न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। यानी सरकार के इस बजट को नाकाम बता रहे हैं संजय सिंह भी। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश हैं, मोदी सरकार के बजट पर सरकार को घेरते हैं और लिखते हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए पीएम मोदी की ओपीयूडी स्ट्रेटजी है। यानी कि ओपीयूडी को उन्होंने एलोब्रेट करके बताया कि ओवर प्रॉमिसिंग अंडर डिलीवरी, यानी कि वादे बहुत किए गए हैं लेकिन जमीनी धरातल पर वो कुछ भी उतरता हुआ नहीं दिखता है। जयराम रमेश ये भी बताते हैं कि पिछले वक्त में मोदी सरकार ने किस तरह से गरीब, किसान, आदिवासी और मजदूरों के लिए बड़े बड़े वादे किए लेकिन धरातल पर कुछ भी उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वो इस बजट की भी आलोचना कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर बजट को निराशाजनक बताती हैं और बताती हैं कि किस तरह से ये पिछले बजट की तरह ही एक और बजट है जिसमें रटे रटाए बयान सामने आते हैं लेकिन गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, पिछड़ों के लिए इसमें कुछ नहीं है। अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा घरेलू कनेक्शन दिए गए, लेकिन यही सरकारी आंकड़े अगर देखें तो वो बताते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जो एक बार भी सिलेंडर को रिफिल नहीं करवा पाए। ऐसे में सरकार किस हद तक जमीन पर काम कर रही है और बजट में दिए गए आंकड़े किस तरह से हवा हवाई हैं, ये साफ होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे कम बजट मनरेगा के हिस्से में आया है। 2023 के आम बजट में मनरेगा आवंटन में भारी कमी करते हुए इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि 2023 के लिए संशोधित अनुमान 89,400 करोड़ रुपए था। हालांकि टैक्स में राहत के साथ जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत की जिम्मेदारी को सरकार ने उठाने का ऐलान जरूर किया है, जिसकी तारीफ भी हो रही है लेकिन आलोचना भी हो रही है, होनी भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की असली परिभाषा है।